हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस डील करने वाले हैं जो हम अक्सर इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ते हैं। इसका नाम है रेपरेशन ऑफ इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये जो टर्म है ना, रेपरेशन, इसका मतलब होता है कॉम्पनसेशन, या फिर अगर आपने कोई गलती की है तो उसका सुधार कैसे करें या उसका अमेंड कैसे करें। तो अब डायरेक्टली फैक्ट्स पे जंप करने से पहले ना मुझे लगता है कि मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देती हूँ, जिसकी वजह से आपको पूरे जो फैक्ट्स है ना वो एक स्टोरी लाइन की तरह याद हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये एक जगह यानी कि एक टेरिटरी पैलेस्टीन करके होती है, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होती है। और पैलेस्टीन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज या मतलब पॉपुलेशन डिसाइड कर रही होती है। एक होता है अरब पॉपुलेशन और दूसरी तरफ होता है जूइश पॉपुलेशन। 1947 में जो यूनाइटेड नेशंस है वो बोलते हैं हम क्या करते हैं, ये जो पैलेस्टीन है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक में रहेगी अरब पॉपुलेशन, दूसरे में रहेगी जूइश पॉपुलेशन। तो जो जूइश पॉपुलेशन है वो मान जाती है और वो इसके चलते अपनी खुद की स्टेट बना लेती है जिसको हम बोलते हैं इजराइल। लेकिन जो नेबरिंग अरब कंट्रीज होती है वो मना करती है, वो बोलती है नहीं, ऐसा कोई डिवीजन, ऐसा कोई पार्टीशन नहीं होने वाला है पैलेस्टीन का। इसके चलते जो है अरब कंट्रीज के बीच में और ये जो हमारी न्यूली क्रिएटेड इजराइल है उनके बीच में बहुत बड़ी और गंदी वाली लड़ाई हो जाती है। तो अब क्या होता है, ये जो हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं इनको, जिनका नाम है काउंट फोक बर्नेडोट। ये स्वीडन के नागरिक होते हैं, यानी कि इनके पास स्वीडन की सिटीजनशिप होती है। इन्हें अपॉइंट किया जाता है कि अब आपकी ड्यूटी है, आप पीस मेंटेन करिए और ये लड़ाई वगैरह सुलझाइए। तो जो काउंट फोक बर्नेडोट है, जो वो अपना अपना ऑफिशियली काम कर रहे होते हैं ये पैलेस्तीन में, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है जेरूसलम में। ये जो जेरूसलम है वो पैलेस्तीन में ही है, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय द मेंबर्स ऑफ अ ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नोन एज लेही स्टर्न गैंग। इसका मतलब ये है किसके द्वारा इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, उन लोगों द्वारा जो कि इजराइल के सपोर्ट में होते हैं, यानी कि जो जूविश पॉपुलेशन के सपोर्ट में होते हैं ना, कि हाँ इजराइल जो है अलग से बनना चाहिए फॉर जूविश पॉपुलेशन। उनके द्वारा इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस है उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। वो ये मतलब इनके दिमाग में ये डिलेमा होता है कि मान लो कोई भी एक यूएन का ऑफिसर है, एजेंट है, ऑफिशियल है, जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहा है और उस दौरान उसे कोई मार देता है या कोई चोट पहुंचा देता है, और उसके पीछे किसका हाथ होता है? एक दूसरी कंट्री का हाथ होता है। तो क्या जो यूएन है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, क्या वो एम्पावर्ड है कि वो उस बंदे के बिहाफ पे, यानी कि अपने ऑफिशियल, अपने एजेंट वगैरह के बिहाफ पे, वो जो कंट्री रिस्पॉन्सिबल है उससे कॉम्पनसेशन मांग पाए? या फिर ऐसा सिस्टम है कि वो जो बंदा है, जो मतलब जो एजेंट, जो ऑफिशियल जो भी था यूएन का, वो जिस कंट्री का सिटीजन है, सिर्फ वही कंट्री दूसरी कंट्री से कॉम्पनसेशन मांग सकती है कि तुमने हमारे नागरिक को चोट कैसे पहुंचाई। तो इन दोनों में से जो है कौन कॉम्पनसेशन मांग सकता है? यूएन कॉम्पनसेशन मांगेगा या फिर वो कंट्री कॉम्पनसेशन मांगेगी जिसका वो व्यक्ति, जिसको चोट पहुंचाई गई है, जो मर गया, वो सिटीजन है। तो अब ये जो पूरा केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे के पास पहुंचा और दो इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज हुए। पहला इंपॉर्टेंट इशू क्या था कि अगर यूएन के द्वारा अपॉइंटेड किसी भी उसके एजेंट को या फिर ऑफिसर को अगर आप चोट पहुंचाते हैं या फिर मार मार दिया, और ये पता चलता है कि इसके पीछे एक दूसरी कंट्री का हाथ है, तो क्या यूएन के पास इतनी क्षमता है कि वो उस दूसरी कंट्री को डायरेक्टली बोल सके कि आप मुझे कॉम्पनसेशन पे करें? क्योंकि आपने किस चीज के लिए कॉम्पनसेशन, जो भी आपने डैमेजेस कॉज किए यूएन को भी, और आपने जो भी मतलब डैमेजेस कॉज किए या मतलब जो भी हर्ट किया है या मार दिया है हम आप मेरे ऑफिसर को, उसके लिए आप कॉम्पनसेशन पे करिए। और इशू टू था कि अगर इस बी सवाल का जवाब हाँ है, यानी कि अगर यूएन के पास इतनी क्षमता है कि वो डायरेक्टली बोल सके उस दूसरी कंट्री से कि आप मुझे कॉम्पनसेशन पे करें क्योंकि आपने मेरे ऑफिसर को चोट पहुंचाई, उसको मार डाला, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन पे करें। तो आप कैसे एक बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे? किसके बीच में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे? यहाँ पे यूएन जो है वो भी कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने जो भी एजेंट था, ऑफिसर था, उसके लिए। और अब भाई जिस बंदे को चोट लगी है वो किसी ना किसी कंट्री का तो नागरिक होगा ना, तो वो जो कंट्री, उसके पास भी राइट होता है कि भाई ये कॉम्पनसेशन मांगने का कि तुमने मेरे जो मेरा जो सिटीजन है उसको आपने चोट कैसे पहुंचाई, तो वो भी कॉम्पनसेशन मांगेगा। तो फिर इसलिए इस केस में ये बोला गया कि आप जो कोर्ट है वो बताइए कि ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि एक तरफ से यूएन भी कॉम्पनसेशन मांग रहा है और एक तरफ से जिस जो बंदा है जिसको चोट पहुंची है, जो मर गया है, वो जिस कंट्री का नागरिक है वो भी कॉम्पनसेशन मांगेगी। तो हम इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे? तो ये जो है ये दोनों इश्यूज थे इस केस में। तो इशू वन, जिसका ए पार्ट ये बोलता है कैन द यूएन ब्रिंग अ क्लेम फॉर डैमेज कॉज टू इटसेल्फ। सिंपल भाषा में समझे तो क्या यूनाइटेड नेशन जो है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो खुद से कोर्ट जा सकती है या फिर उसके पास क्या इतनी क्षमता है कि वो कॉम्पनसेशन मांग सके दूसरी कंट्री पे इस ग्राउंड पे कि आपने मुझे हार्म पहुंचाया या आपने मेरे जो लोग मेरे अंडर काम करते हैं उन्हें मार दिया या उन्हें नुकसान पहुंचाया।
तो इसमें अगर हम देखें तो 1949 से पहले क्या ट्रेंड चला आता था कि हम देखते थे कि जो स्टेट्स है यानी कि जो कंट्रीज है सिर्फ उन्हीं के पास ऐसा हक होता था, उन्हीं के पास ऐसा राइट होता था। क्यों? क्योंकि हम ये मानते थे कि सिर्फ जो कंट्रीज या स्टेट्स है दे वर ओनली द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब है कि उन्हीं के पास राइट्स है, ड्यूटीज है, प्रिविलेजेस है, इम्यूनिटीज है, राइट टू सू है, टू बी सूड है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कैसा देखा जाता था कि वो बस एक मेनली एक प्लेटफॉर्म है कि अलग अलग देश जो है वो मिल सकें, वो मीटिंग हेल्ड कर सकें, वो पर्पसेस कुछ है पर्टिकुलर वो फुलफिल कर सकें, बातचीत कर सकें। ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा देखा जाता था कि नहीं ये तो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है या इसके पास भी राइट्स है, पावर्स है, ये सब कुछ चीज़ है। बट इस केस के माध्यम से जो आईसीजे है उसने बोला कि नहीं, ये जो यूएन है जो कि भले ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इसके पास भी पावर है ये सारे क्लेम करने के लिए। किस चीज़ के क्लेम? डैमेजेस हो गए, कॉम्पनसेशन, ये सब क्लेम करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम यूएन चार्टर को देखेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि यूएन चार्टर ने यूएन को बहुत सारे पावर्स दे रखे हैं, पावर्स दिए, इम्यूनिटीज दे रखी है। जैसे कि आर्टिकल 1 एंड 2 में आप देखेंगे कि यूएन के कुछ पर्पसेस डिफाइंड है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपको मेंटेन करना है, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करिए, फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करिए। आर्टिकल 104 क्या बोलता है कि जो भी कंट्री यूएन की मेंबर है तो यूएन के पास पावर होगी कि उस कंट्री में उसके पास सारे ऐसे लीगल राइट्स होंगे, सब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि यूएन को इम्पोर्टेंट है, यूएन के लिए जरूरत होगी अपने फंक्शंस इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए, अपने जो फंक्शंस है, ड्यूटीज है उनको फुलफिल करने के लिए। सिमिलरली आर्टिकल 105 भी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज की बात करता है। तो इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो यूएन है उसके पास पावर्स है। क्योंकि भले ही यूएन चार्टर में एक्सप्रेसली नहीं लिखा कि ठीक है आपके पास ये राइट है कि आप जो है कॉम्पनसेशन मांगिए अगर आपको कोई चोट पहुंचाता है, लेकिन ये हम इम्प्लाइडली मौजूद है यूएन चार्टर में ऑन द बेसिस ऑफ ये सारे जो आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 एंड 2, आर्टिकल 104, आर्टिकल 105। तो इसलिए यूएन ने बोला कि मतलब आईसीजे ने बोला दैट यूनाइटेड नेशंस हैज द कैपेसिटी टू ब्रिंग इन इंटरनेशनल क्लेम अगेंस्ट द स्टेट। और ये फर्क नहीं पड़ता कि जिस स्टेट ने चोट पहुंचाई है वो यूएन का मेंबर है या नहीं है। अगर वो मेंबर है तो भी ठीक है और अगर नॉन मेंबर है तो भी ठीक है। लेकिन अगर इंजरी कॉज करी है तो यूनाइटेड नेशंस के पास हक है कि वो क्लेम कर सकें कॉम्पनसेशन, डैमेजेस एक्सेट्रा। अब जो इशू 1 है उसका बी पार्ट क्या बोलता है? कैन द यूएन ब्रिंग अ क्लेम फॉर इंजरी टू इट्स एजेंट और हिज डिपेंडेंट्स? पहले वाले ए पार्ट के इशू में हमने देखा कि ठीक है जो यूएन है अगर उसको कोई भी डैमेज करता है, कोई भी चोट पहुंचाता है तो फिर वो जो यूएन है उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी काबिलियत है कि वो क्लेम फॉर डैमेजेस जो है वो ला सकें कोर्ट्स में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है यूएन को तो चोट पहुंचाई है वो जो भी है, लेकिन अगर जो उसके एम्प्लॉयज है, उसके एजेंट्स है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स है, अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाता है, उन्हें कोई हार्म पहुंचाता है या मारता है, तो फिर क्या जो यूएन है वो उनके बिहाफ पे क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन, क्लेम फॉर डैमेजेस मांग सकते हैं? तो इसमें क्या है, इसमें आईसीजे ने ऑब्जर्व किया कि यस यूएन के पास ये भी पावर है। भले ही जो यूएन का चार्टर है वो इसको एक्सप्रेसली लिखता नहीं है, लेकिन क्या है ये इम्प्लाइड है। क्यों? क्योंकि जो ये सारी जो चीजें ना इट इज एसोसिएटेड विद द नेचर एंड पर्पस ऑफ यूएन। अब क्या है, जैसे कि मान लो जो यूएन है वो इतने खतरनाक खतरनाक मिशन पे अपने लोगों को भेजता है। अब अगर उनके उसके लोगों को चोट लगती है या वो मर जाते हैं तो यूएन के पास ये पावर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके दो मेजर पर्पस है। फर्स्ट इज, अगर यूएन के पास ये पावर नहीं होगी तो वो अपने लोगों को नहीं बचा पाएगा, अपने ऑफिशियल्स को, अपने जो भी एजेंट्स हैं उन्हें नहीं बचा पाएगा। और दूसरा, अगर यूएन के पास ऐसी पावर नहीं होगी तो वो अपने फंक्शंस जो है वो कैसे इफेक्टिवली कर पाएगा। जो उसके जो भी उससे जुड़े हैं, उस संस्था से जो भी लोग जुड़े हैं, जैसे उसके ऑफिशियल्स हो गए, ये सब कुछ अगर उन्हें पता है कि अगर हमें कल को कुछ हो जाता है ना कोई कॉम्पनसेशन जो है हम यूएन मांग सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो ऐसे खतरनाक कामों के लिए क्यों जाएंगे? अब इसमें क्या है, उसके बाद कोर्ट ने बोला कि ये सब कुछ जो है ना ये पावर ऑफ द यूएन कि वो कॉम्पनसेशन के क्लेम्स वगैरह रख सकें ऑन बिहाफ ऑफ जो भी विक्टिम्स होंगे या जो भी उसके जो ऑफिशियल्स है वो इंजर्ड हुए, उस वो बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर पे। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर ये बोलती है कि भले ही ऐसी जो पावर आपके फाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं लिखी, यानी कि जैसे यूएन चार्टर है उसमें भले ही नहीं लिखी, लेकिन हम इम्प्लाइड मानेंगे कि ठीक है आपके पास ये पावर इम्प्लाइडली है। क्यों? क्योंकि वो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फंक्शंस, अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर सके। इसलिए कोर्ट ने क्या बोला, इवन दो द चार्टर डिडंट से द यूएन कुड ब्रिंग सच क्लेम्स, द आईसीजे कंक्लूडेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव दिस पावर, दिस इज बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर इट्स फंक्शनिंग एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु सर्व इट।
अब इशू 2 क्या है कि यूएन भी एक तरफ से कॉम्पनसेशन मांग रही है और दूसरी तरफ क्या है कि भले ही जो विक्टिम था वो यूएन में काम कर रहा था, लेकिन वो किसी कंट्री का नागरिक भी तो था। तो जिस भी कंट्री का वो नागरिक था वो भी कॉम्पनसेशन मांग रही है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या दोनों के बीच में, यूएन में और वो जो कंट्री है जो मांग रही है कॉम्पनसेशन, उनके बीच में लड़ाई नहीं हो सकती कि नहीं मेरा हक है राइट टू कॉम्पनसेशन मांगने का, मेरा जो है राइट है कॉम्पनसेशन मांगने का। तो इसमें आईसीजे ने बोला कि नहीं, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती है एक साथ, दोनों के क्लेम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों है, एक यूएन भी और जो कंट्री है, वो दोनों कॉम्पनसेशन मांग तो रहे हैं बट अलग अलग ग्राउंड्स पे। जैसे कि क्या है, वो जो कंट्री है वो कॉम्पनसेशन मांग रही है ऑन द ग्राउंड की आपने जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई वो मेरा सिटीजन था। तो ये जो उसका जो कॉम्पनसेशन का ग्राउंड है, इट इज बेस्ड ऑन डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, यानी कि नेशनैलिटी के ग्राउंड पे बेस्ड है। लेकिन जो यूएन है वो किस ग्राउंड पे मांग रही है कि भाई जिस व्यक्ति को आपने चोट पहुंचाई है, मार दिया, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था। तो मेरा जो कॉम्पनसेशन का ग्राउंड है, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल प्रोटेक्शन, कि यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों की सुरक्षा मेंटेन करना, ठीक है, और मतलब उनको काम के दौरान जो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज है परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और कोर्ट ने आगे कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, फिर भी अगर कोई लड़ाई होती है ना, तो जो यूएन है और जो दूसरी कंट्री है जो कॉम्पनसेशन वगैरह मांग रही है, वो एग्रीमेंट कर सकती है या वो कन्वेंशंस बना सकती है कि कैसे जो है हम मतलब हार्मोनियसली ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारे बीच में आ रहा है कॉम्पनसेशन से रिलेटेड या क्लेम से रिलेटेड, हम इसे कैसे सुलझा लें। तो अब कुछ जजेस का ये मानना था कि जो यूएन के जो फाउंडर्स थे उनका एक पर्टिकुलर इंटेंशन था, और जो यूएन है वो उस इंटेंशन को बहुत ज्यादा एक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोर्ट्स है वो यूएन को ऐसी पावर्स देने की कोशिश कर रहे हैं जो यूएन चार्टर में लिखा भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएन चार्टर में कहीं पे भी एक्सप्रेसली नहीं लिखा कि यूएन के पास पावर है टू ब्रिंग क्लेम्स, लेकिन इसमें ऐसा बोला गया कि ठीक है, उसके ये आर्टिकल्स हैं और इसके बेसिस पे हम इम्प्लाइडली बोल सकते हैं कि जो यूएन है उसके पास भी ये पावर है, ये है क्षमता कि वो राइट टू क्लेम और ये कॉम्पनसेशन और डैमेजेस जो है उसके लिए कोर्ट जा सके। तो इसमें ये भी आर्ग्यू किया गया कि ऊपर से ये जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो स्टेट्स के लिए, वो कंट्रीज के लिए बनाए गए, ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के लिए। और अगर आप यूएन चार्टर की सहायता ले रहे हो तो यूएन चार्टर को आप स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करें, वर्ड टू वर्ड पढ़िए, ना कि ये बोले कि अरे ये तो इम्प्लाइड है, ये तो होना ही चाहिए, या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जो बाकी जजेस थे उन्होंने बोला कि नहीं, अगर यूएन को अपनी जो ड्यूटीज है, जो फंक्शन है, वो इफेक्टिवली परफॉर्म करने, तो बहुत जरूरी है कि उसके अंडर जो काम कर रहे हैं जो भी लोग, चाहे स्टाफ हो, एजेंट्स हो, ऑफिशियल्स हो, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए। तभी जो है यूएन अपने फंक्शंस, अपने जो भी ड्यूटीज है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो किसी भी तरह आपकी हेल्प करती है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।